चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स का नया टॉपिक जिसका नाम है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। ठीक है, ये इसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जनरल रूल, रेशनल ऑफ द रूल, एक्सेप्शन क्या है इस रूल के, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, एक लैंडमार्क केस और कंक्लूजन। ठीक है, देखिए, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। वापस से, जो चीज़ या जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। लीगली बोला जाए तो यदि आप किसी गुड्स के ओनर नहीं हो, यदि आपके पास किसी गुड्स का टाइटल नहीं है, तो आप उस गुड्स की ओनरशिप या टाइटल दूसरे पर्सन को पास नहीं कर पाओगे। यही है इस लैटिन का मतलब, लैटिन मैक्सिम का मतलब कि यू कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल देन यू योरसेल्फ हैव। यदि आपके पास ही ओनरशिप नहीं है, यदि आपके पास ही टाइटल नहीं है किसी गुड्स का, तो आप वो किसी और को नहीं पास कर पाओगे। नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए कार चुरा लेता है बी की, स्टील्स कार ऑफ बी। ए ने बी की कार चुरा ली और सी को बेच दी, सोल्ड टू सी। कितने में बेची? 5 लाख रुपए में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सी है ना, इसने इसको खरीदी गुड फेथ में, बोट इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि इसने मनी पे किए, फ्री में नहीं खरीदी, ऑनेस्टली खरीदी। मतलब इसको नहीं पता था कि कार चोरी की है और नॉलेज भी नहीं था इसको कि कार चोरी की है कि नहीं। उसने तो जेन्युइन समझ के खरीद ली, तो बोला जाएगा कि इसने जो भी ये खरीदी ये गुड फेथ में खरीदी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर इसको पता होता कि ये जो गाड़ी है ये चोरी की है, उसके बाद भी खरीदता, तो बोलते हैं कि गुड फेथ में नहीं खरीदी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को वापस से देखते हैं। ए ने बी की कार चुराई और सी को बेच दी 5 लाख रुपए में। सी को नहीं पता है कि कार चोरी की है कि नहीं। सी ने पेमेंट भी दिया है और सी ने ऑनेस्टली खरीदी, तो इसलिए बोला जाएगा कि जो सी ने कार खरीदी है ये गुड फेथ में खरीदी है। अब प्रश्न ये है कि इस कार का क्या होगा। नाउ, हु इज द ओनर? ओनर कौन है अब, ये प्रश्न है। क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअली तो बी था ओनर, एक्चुअल ओनर तो बी था। ए ने तो चुराई थी गाड़ी, ही इज ए थेफ्ट थीफ, ही इज ए थीफ, ये चोर है। और सी है, इसने बाई करी है, बाई, बायर। तो ट्रू, अब ओनर कौन होगा? गाड़ी इसके पास आ गई, सी के पास आ गई, क्योंकि चोर ने बी से चुरा कर सी को बेची थी, तो गाड़ी का पोजीशन भी सी के पास आ चुका है। ओनर कौन रहेगा? सेक्शन 27 बोलता है कि ओनर तो बी ही रहेगा, जो कि एक्चुअल ओनर है। तो जो कार सी के पास है, ये कार सी को वापस से बी को देना पड़ेगी। और ये जो 5 लाख रुपए हैं, सी बी से सी ए से रिकवर कर पाएगा, और इसके ऊपर चोरी का केस अलग चलेगा। ठीक है, तो एक अभी इसका क्या क्या है, इसको एक तो सी को वापस पैसे देना पड़ेंगे, पे बैक 5 लाख रुपीस, प्लस थेफ्ट का क्रिमिनल केस भी चलेगा इसके ऊपर।
ठीक है, यही बोल रहा है ये लैटिन मैक्सिम। अब देखो, जो ए था, ए के पास कोई भी टाइटल नहीं था, कोई भी ओनरशिप नहीं थी। तो क्योंकि इसके पास टाइटल नहीं था, क्योंकि इसके पास ओनरशिप नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि इसने गाड़ी चुराई थी, इसने खरीदी नहीं थी, इसने पैसे दे के नहीं ली थी, इसने गाड़ी बी की चुराई थी। तो जो गाड़ी, जो कार ए के पास आई, वो चोरी से आई, तो इसके पास कोई टाइटल था ही नहीं। क्योंकि ए के पास कोई टाइटल नहीं था, इसलिए वो सी को भी पास नहीं कर सकता। और क्योंकि सी के पास टाइटल पास नहीं हुआ है, तो कार बी की ही रहेगी, ओनरशिप चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है ये लैटिन मैक्सिम, कि नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ इज। यहाँ पर टाइटल कौन पास कर रहा है? ए। पर ए के पास तो कोई टाइटल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गाड़ी उसने चुराई थी। हाँ, अगर बी ने ए को परमिशन दी होती कि ऐसा कर कि तू मेरी गाड़ी सी को बेच दे या किसी और को भी बेच दे 5 लाख रुपए में, तो फिर हम बोलेंगे कि ए के पास टाइटल था। फिर ए अगर सी को बेचता तो फिर सी को ही गाड़ी मिलती। बट क्योंकि ए के पास कोई भी परमिशन नहीं थी कार को बेचने की, तो हम बोलेंगे कि ए के पास कोई भी टाइटल नहीं था। और क्योंकि ए के पास कोई भी टाइटल नहीं था, इसलिए वो सी को भी टाइटल पास नहीं कर सकता, और इसलिए सी ओनर नहीं बनेगा। और ओनर एक्चुअली वही रहेगा जिसकी एक्चुअली गाड़ी थी और जिसके पास से गाड़ी चोरी हुई थी। ठीक है, तो यही है जनरल रूल। जनरल रूल ये बोल रहा है कि यदि यदि किसी पर्सन के पास टाइटल नहीं है, तो वो दूसरे को उससे बेटर टाइटल पास नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप चोर हो और आपने गाड़ी किसी को बेच दी, तो वो गाड़ी तो फिर भी जो एक्चुअल ओनर है उसी की रहेगी। और यदि आपको कुछ पैसा मिला है वो चोरी की गाड़ी बेच के, तो वो पैसा आपको वापस से देना पड़ेगा जिसको आपने गाड़ी बेची थी उसको, और आपके ऊपर क्रिमिनल केस अलग चलेगा। ठीक है, तो ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया। और गुड फेथ का मतलब भी हमने समझ लिया। तो दो चीज समझ ली हमने, कि जनरल प्रिंसिपल क्या है और गुड फेथ क्या है। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल मतलब ये जनरल रूल है। अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, अब वो हम कवर करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन से है मतलब कि देखिए, जनरल रूल बेसिकली, रुकिए हम इसमें एक और चीज कवर करते हैं। ये जो जनरल रूल है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। एक्सेप्शन जब लगेगा ना, तो फिर बायर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अपने से बेटर टाइटल किसी को पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी गुड्स का ओनर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर जो टाइटल है वो वैलिडली पास हो जाएगा बायर को, और बायर प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो वो है एक्सेप्शन। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो यदि आपका केस पहले इसमें फॉल हुआ और आप एक्चुअल ओनर हो, तो आप बच जाओगे। और यदि आप एक्चुअल ओनर नहीं हो और आपका केस एक्सेप्शन में फॉल होता है, और आपने कोई गाड़ी खरीदी है जिसका टाइटल थोड़ा हो सकता है थोड़ा डिफेक्टिव हो, तो भी आपको टाइटल मिल जाएगा अगर आप एक्सेप्शन में फॉल करते हो। अब हम समझेंगे तो चीज़ और क्लियर होगी धीरे धीरे। अभी अगर ऊपर से थोड़ी बहुत जा रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी आप इतना ही एक्सेप्शन को छोड़िए, बस अभी इतना ही याद रखिए कि कोई भी पर्सन अपने से बेटर टाइटल किसी और को दे नहीं सकता। और ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये चोरी वाला, हम इसको थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं। चलिए, नोट्स पे आते हैं अब हम। देखिए, ये इसका मतलब यही होता है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो चीज़ दूसरों को नहीं दे सकते हो। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स में इसका मतलब होता है कि पर्सन हु इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ इज। हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये रूल ट्रू ओनर को बचा रहा है। ठीक है, और एक्सेप्शन बायर को बचाता है। जो भी हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ना, वो बायर्स को बचाते हैं। ठीक है, अब हम अभी पढ़ेंगे क्या है वो। सेक्शन 27 यही बोल रहा है कि यदि कोई पर्सन जो कि ओनर नहीं है, नॉट दी ओनर, वो जिसके पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स को बेचने की, वो यदि किसी को गुड्स बेचता है, तो जो भी बायर है वो बेचने वाले से बेटर टाइटल एक्वायर नहीं करेगा। मतलब अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव ही होगा। ठीक है,
यदि चोर ने चोरी की गाड़ी किसी को बेच दी, तो जिसको बेची है उसको ट्रू ओनरशिप, ट्रू टाइटल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चोर के पास कोई टाइटल था ही नहीं। देखिए, टाइटल का मतलब होता है, देखिए टाइटल के अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन अभी टाइटल को आप ऐसे समझिए कि टाइटल इक्वल्स टू प्रूफ ऑफ ओनरशिप। प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो आप समझते होंगे, मालकियत। यदि आप किसी गुड्स के मालिक हो, तो आप उस गुड्स के साथ कुछ भी कर सकते हो। उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप तोड़ सकते हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको आप किसी और को दे सकते हो, गिफ्ट में दे सकते हो, उसको आप गिरवी रख कर लोन ले सकते हो। तो ये होता है ओनरशिप। टाइटल क्या होता है? टाइटल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये प्रूव होता है कि आप किसी गुड्स के ओनर हो या नहीं हो। टाइटल डीड होती है, आपने सुना होगा, डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो एक मतलब तो ये होता है। दूसरा ऑथोरिटी भी होता है कि आपके पास टाइटल था चीज़ों को बेचने का, आपके पास ऑथोरिटी थी चीज़ों को बेचने की। तो यदि जो सेलर है उसी के पास डिफेक्टिव टाइटल है, ऑथोरिटी ही नहीं थी, तो वो जो बायर को टाइटल देगा वो भी डिफेक्टिव ही रहेगा। ठीक है। ये कार वाला एग्जाम्पल, ए चोर है जो हमने पहले ही पीछे कर लिया, बी एक्चुअल ओनर है, और सी बायर है। अच्छा, अब रैशनल क्यों बनाया गया ये रूल? ओनरशिप को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड और थेफ्ट को रोकता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी बनी रहे। ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट अथॉरिटी। देखिए, तो जनरल रूल बोल रहा है कि टाइटल पास नहीं होगा बायर को, लेकिन एक्सेप्शन बोल रहा है कि टाइटल पास हो जाएगा। कैसे होगा? अब हम वो समझते हैं। पहला एक्सेप्शन, सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। देखिए, मर्चेंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी गुड्स को बेचने की अथॉरिटी होती है। मर्चेंटाइल एजेंट एक कॉमर्शियल एजेंट होता है, मतलब ये पैसे लेके काम करता है, जिसके पास इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अथॉरिटी होती है किस चीज़ की, गुड्स को बेचने की, या किसी और को गुड्स देने की और बोलने की कि तू बेच दे, या वो गुड्स को गिरवी रख कर उस पर लोन लेने की। मर्चेंटाइल एजेंट बेसिकली ये पर्सन होता है जिसके पास ये तीनों चीज़ों की अथॉरिटी होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? कार डीलर, कमीशन एजेंट। ठीक है। कमीशन एजेंट कौन होते हैं? ये कुछ भी चीज़, ये बेसिकली ट्रांजेक्शन करवाते हैं बायर और सेलर के बीच में। बायर, इंटरमीडियरी और सेलर, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। इसके लिए ये पैसे लेते हैं, ये कमीशन लेते हैं कि भाई इनको, इसको और इसको जो भी ट्रांसफ़र करना है, डीलिंग कर रहे हैं, इनके बीच में ये लिंक का काम करते हैं। ठीक है। एजेंट बेसिकली, मर्चेंटाइल एजेंट मतलब ये पैसे लेके काम करते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये जो बायर्स के गुड्स है इस सेलर को बेच दे। ठीक है। ब्रोकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। देखिए, एक कार वाला लेते हैं। ए ने अपनी कार बी को दी। बी कौन है? बी है मर्चेंटाइल एजेंट। ठीक है। मर्चेंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? मर्चेंटाइल एजेंट का मतलब ऐसा एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है कि वो गाड़ी बेच दे दूसरे को, या कुछ भी गुड्स जो उसको मिले हैं वो दूसरों को बेच सके। ठीक है। तो ए है ओनर। इसने अथॉरिटी दी किसको? मर्चेंटाइल एजेंट बी को। काई की अथॉरिटी दी? उसको बेचने की 8,000 में, 8 लाख रुपए में। ठीक है। इसने मर्चेंटाइल एजेंट ने कार किसको बेची? सी को बेच दी। कितने में बेची? 7.5 लाख में। वापस समझिए, ए एक्चुअल ओनर है गाड़ी का, कार का। इसने बी को, जो कि कार डीलर है, जो कि मर्चेंटाइल एजेंट है, कार डीलर मर्चेंटाइल एजेंट होता है बेसिकली। ठीक है। बी को अथॉरिटी दी कि ये जो मेरी कार है तू ऐसा कर कि इसको 8 लाख रुपए में बेच देना। लेकिन बी ने क्या करा? जो मर्चेंटाइल एजेंट है, जो कार डीलर है, उसने सी को 7.5 लाख में बेच दी, मतलब कम पैसों में बेच दी, और ये पैसे वो खा गया। जो भी इसको पैसे मिले वो खा गया।
ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जो ये सी है इसको वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं। तो आंसर है यस, इसको वैलिड टाइटल मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को हम वापस से यहाँ पर लिखते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, देखिए ए ने बी को अथॉरिटी दी कार को बेचने की, कितने में, 8 लाख रुपए में। ठीक है, बी कौन है, कार का डीलर। इसी को हम मर्चेंटाइल एजेंट भी बोलेंगे, मर्चेंटाइल एजेंट का एग्जाम्पल है कार डीलर। ठीक है, अच्छा बी ने क्या करा, ये कार बेच दी सी को 7.5 लाख रुपीज में। यहाँ तक आप समझ गए। ए ने बी को गाड़ी बेचने की परमिशन दी, अथॉरिटी दी, बोला कि मेरी कार 8 लाख रुपए में बेच देना। बी ने वो कार 7.5 लाख रुपए में सी को बेच दी। जो बी है ये मर्चेंटाइल एजेंट है, कार डीलर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सी को वैलिड टाइटल मिलेगा, क्या सी ट्रू ओनर बन जाएगा। यस, ये ट्रू ओनर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा अब हम समझते हैं। ठीक है, देखिए जनरल रूल अगर यहां पर अप्लाई होता तो सी नहीं बनता ट्रू ओनर, फिर गाड़ी ए के पास ही आ जाती वापस से अगर जनरल रूल अप्लाई होता तो। बट यहाँ पर एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है। केस अप्लाई हो रहा है अब हम समझते हैं। देखिए एक्सेप्शन ये बोलता है कि यदि कोई भी सेल मर्चेंटाइल एजेंट करता है, कोई भी सेल मर्चेंटाइल एजेंट करता है तो जो बायर है वो ट्रू टाइटल, वो ओनरशिप एक्वायर कर लेगा। क्यों कर लेगा, इसलिए कर लेगा क्योंकि जो ये जो मर्चेंटाइल एजेंट होता है इसके पास अथॉरिटी होती है पहली बात तो। ठीक है, जो मर्चेंटाइल एजेंट होता है तो इसके पास अथॉरिटी होती है बेचने की। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ए ने बी को बोला था कि तू मेरी गाड़ी बेच दे। दूसरी चीज, जो ये मर्चेंटाइल एजेंट होता है इसके पास पोजीशन भी होता है गाड़ी का। या तो गाड़ी पूरी होगी या गाड़ी के कागज होंगे। अब जनरली आप अगर डीलरशिप पे अपनी गाड़ी बेचने जाते हो, आप बोलते हो डीलर को कि मेरी गाड़ी किसी और को बेच देना, तो आप अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर कर आते हो ताकि सामने वाली पार्टी आके देखे उसको। ठीक है, तो ये जो मर्चेंटाइल एजेंट है, एक तो इसके पास अथॉरिटी भी है, दूसरी इसके पास पोजीशन भी है। अथॉरिटी मतलब कंसेंट भी है। और ये जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स में डील करता है, मतलब जो मर्चेंटाइल एजेंट है इसका जनरली यूजुअल बिजनेस भी यही है। मर्चेंटाइल एजेंट का हमने एग्जांपल यहाँ पर कार डीलर को ले रखा है। अब कार डीलर गाड़ियां बेचता ही है, जनरली उसका काम ही है, उसका जीवन ही उससे चलता है। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए जो सी है। ठीक है, अब इसने ये जो गाड़ी खरीदी थी वो गुड फेथ में खरीदी थी। हमने गुड फेथ का मतलब समझ लिया, मतलब कि इसने पैसे दिए थे, ऑनेस्टली खरीदी थी, इसको नहीं पता था कि टाइटल है कि नहीं है, और इसके पास कोई नॉलेज भी नहीं था, इसको नहीं पता था कि इसके पास अथॉरिटी कितनी है, ये है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जेन्युइन बंदा है। इसको इसने क्या, अब देखो ये जो सी है इसने डीलर से गाड़ी खरीदी। ठीक है, अब अगर आप किसी डीलर से गाड़ी खरीदते हो तो एक जो भी नॉर्मल आदमी है खरीदेगा, जो रीजनेबल पर्सन है खरीदेगा, उसको दिख रहा है कि भाई ये गाड़ी डीलर के यहाँ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, मतलब डीलर के पास पोजीशन है, और यूजुअल डीलर का काम ही ये है। तो ये इसने तो पैसे दे दिए और इसको नहीं पता कि इसके पास अथॉरिटी थी, अथॉरिटी भी थी, बी के पास अथॉरिटी है, बस पैसों की दिक्कत है। इसने बोला था 8 लाख में बेचना, लेकिन इसने 7.5 लाख में बेच दी, बस प्राइस का डिफरेंस है। तो ये जो बी ने सी को 8 लाख की जगह 7.5 लाख में गाड़ी दे दी, इसमें सी की क्या गलती है, सी की कोई गलती नहीं है। सी ने तो पूरा पेमेंट करा है, सी ने पेमेंट पूरा करा है, सी को कुछ पता भी नहीं था। तो इसलिए ये जो एक्सेप्शन है ये सी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि ट्रू ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो नया ट्रू ओनर को नहीं, ट्रू ओनर तो पहले ये था, अब ये ट्रू ओनर बन जाएगा। तो बायर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सेप्शन। ये बेसिकली इतनी सी बात बोल रहा है कि यदि मर्चेंटाइल एजेंट सेल करता है
और बायर गुड फेथ में वो चीज़ खरीद लेता है, तो बायर के पास उस चीज़ का टाइटल आ जाएगा, बायर उस चीज़ का ओनर बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है ना कि इसने बोला था 8 लाख में खरीदना और इसने 7.5 में बेच दी, तो ये जो 50K है, ए कैन रिकवर 50K फ्रॉम बी। ठीक है, भाई ए ने बी को बोला था कि तू सिर्फ मेरी गाड़ी 8 लाख में ही बेचना, उससे कम में मत बेचना। बी ने 7.5 लाख में बेच दी, तो अब गाड़ी तो गई, गाड़ी तो सी को मिल जाएगी, पर ये जो ए का नुकसान हुआ है ना, 50,000 वो बी से ले सकता है कि भाई मैंने तेरे को बोला था स्पेसिफिकली कि 8 लाख में बेचना, तूने 7.5 में बेच दी, क्यों बेची? तो 50,000 का जो नुकसान हुआ ही कैन रिकवर फ्रॉम बी। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया। मतलब अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगा तो वैलिड टाइटल विल पास टू बायर, बायर के पास टाइटल चला गया, वो मतलब ट्रू ओनर बन गया, बिकम्स ट्रू ओनर नाउ, ओनर बन चुका है अब वो, गाड़ी उसकी हो गई अब। ठीक है, ये ज्वेलरी वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, ए ने बी को ज्वेलरी दी और बोला कि बेच देना, बी इज ए डीलर। ठीक है, बी ने सी को कम कीमत में बेच दी और पैसे भी रख लिए। सी को, जिसने बायर है, सी इज अ बायर, उसने गुड फेथ में खरीदी, उसको नहीं पता था कि बी के पास ऑथोरिटी नहीं थी। सी ऑब्टेन्स गुड टाइटल टू द ज्वेलरी, मतलब अब सी के हो जाएंगे वो ज्वेलरी। बाकी जो ए है, जो ट्रू ओनर है, जो जिसके एक्चुअली में गुड्स थे, वो सी से रिकवर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ये ए है अब बी से पैसे रिकवर कर पाएगा। ठीक है, वही चीज़ है जो हमने भी पढ़ी थी। बेसिकली सुनार ने कम के पैसों में आपके गुड्स बेच दिए, आपने सोना दिया था सुनार को और बोला था कि इसको 10 लाख रुपए में बेच देना, सुनार ने 5 लाख रुपए में बेचे और वो पैसे भी खा गया। तो अब जिसके पास वो गुड्स चले गए उससे तो आप वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन आप सुनार के ऊपर केस फाइल कर सकते हो और कोर्ट में बोल सकते हो कि ये मेरे 10 लाख रुपए खा गया, इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, यही कह रहा है वो। सेल बाय, सेल बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर, सेक्शन 28। इसमें क्या है कि जो गुड्स है उसके मल्टीपल ओनर्स हैं और उनमें से एक ओनर के पास उसका पोजीशन है। मान लीजिए ए प्रॉपर्टी है, उसके 3 मालिक है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, जो जेड है इसके पास पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है ये कंसेंट के साथ है, मतलब एक्स और वाई ने इसको परमिशन दे रखी कि भाई ये जो ए वाला गुड्स है तू तेरे पास ही रख। अब अगर जेड किसी को गुड्स बेच देता है और जो खरीदने वाला है बायर, उसने गुड फेथ में अगर उसको खरीद लिया है, तो ही विल गेट वैलिड टाइटल, ही विल गेट वैलिड टाइटल, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए एंड बी जॉइंटली ओन्स ए मशीन, मतलब एक मशीन है उसके दोनों ओनर है, और बी, बी की कंसेंट से ए के वेयर हाउस में वो मशीन रखी हुई है, ए ने वो सी को बेच दी, सी ने वो गुड फेथ में खरीदी है, इसलिए सी को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। कुछ भी समझाने लायक नहीं है इसमें, आप समझ जाइए पढ़कर। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कि वैलिड होता है अंटिल कैंसल बाय कोर्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड होता है जब तक कि कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर दे। कोर्ट कब करेगी? एट इंस्टेंस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि वॉइडेबल है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड है, तब तक वैलिड रहेगा जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर दे, और कोर्ट तब कैंसिल करेगी जब कोई एग्रीव्ड पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कोर्ट में जाकर बोले कि हमारे साथ ऐसा ऐसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्रॉड की वजह से हो, कोवर्जन की वजह से हो, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हो। कोवर्जन का एग्जाम्पल, आपने किसी के सर के ऊपर बंदूक रखी और उसको बोला कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे उसने साइन करा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा तब तक जब तक वो आदमी कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि भैया कि जज साहब, हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा था वो एक्चुअली बंदूक के डर के कारण करा था। ठीक है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वाला एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन के पास गुड्स आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट नहीं हुआ है, मतलब कैंसिल नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ सेल,
और बायर को नहीं पता है कि जो ये गुड्स आए थे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के आए थे, और वो गुड फेथ में उसको खरीद लेता है, तो बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ऑब्टेन्स गुड फ्रॉम बी बाई फ्रॉड। ए ने क्या करा, बी के साथ फ्रॉड करा, ठीक है, और ए को मिल गए गुड्स, ठीक है। ए को मिले गुड्स, कैसे मिले, बी के साथ फ्रॉड करने से। अब बी के पास, बी को क्या करना था कि बी को जाना था कोर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना था, ठीक है। बट बी कोर्ट में जाता और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाता, इसके पहले ही ए ने गुड्स सी को भेज दिए, और सी को नहीं पता था कि ये फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन करे गए गुड्स है, तो जो सी है इसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। अच्छा, अगर बी पहले कोर्ट में पहुंच गया और इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया, और उसके बाद अगर ए ये गुड्स सी को बेचता है, तो फिर सी के पास टाइटल नहीं आएगा, ठीक है। यही पॉइंट है, पढ़ लीजिए, कुछ भी अलग से समझाने की बात नहीं है इसमें। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। सेलर है, उसने अपने गुड्स बेच दिए, लेकिन गुड्स अभी भी उसके पास ही रखे हुए हैं, और वो गुड्स दूसरे को बेच देता है। अब जो दूसरे को बेचे हैं उसने गुड फेथ में खरीदा है और उसके पास कोई भी नोटिस नहीं है, तो जो दूसरा बायर है उसके पास टाइटल आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को गुड्स बेचे पहले, ठीक है, लेकिन गुड्स अभी भी ए के वेयर हाउस में ही है। अच्छा, बाद में ए ने सेम गुड्स सी को बेच दिए, सोल्ड। अब जो ये सी है इसने गुड फेथ में खरीदे थे, सी के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। एक से गुड्स है, ए ने पहले ये बी को बेचे, फिर सेम गुड्स सी को बेच दिए। जब इसने सी को बेचे तब ये पोजीशन में ही थे, तब क्या होगा, इसको मिल जाएंगे गुड्स, और ये जो बी है ही कैन रिकवर हिज मनी और डैमेजेस। जो पहला वाला बायर है, पहले वाले बायर क्या हुआ, पहले वाले बायर ने गुड्स खरीद लिए थे लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिला था, और सेलर ने वही वाले गुड्स दूसरे बायर को बेच दिए, तो दूसरे बायर को गुड्स मिल जाएंगे, और जो पहला वाला बायर है जिसको पोजीशन नहीं मिला था खरीदने के बाद भी, वो सिविल सूट फाइल कर सकता है और अपने पैसे रिकवर कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। सेल बाय बायर इन पोजीशन, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए एग्रीज टू सेल कार टू बी एंड गिव पोजीशन बट रिटर्न ओनरशिप टिल पेमेंट। बी सेल्स कार टू सी इन गुड फेथ, सी गेट्स ए वैलिड टाइटल, ठीक है। वापस से, अब एक बायर है, उसके पास पोजीशन आ चुका है, बायर के पास पोजीशन आ चुका है, विद द कंसेंट ऑफ सेलर आया है, बट ओनरशिप पास नहीं हुई है अभी भी। इसको ऐसे समझिए, ए ने बी को गुड्स का पोजीशन दे दिया, नोट ओनरशिप, बोला कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए में गुड्स दे रहा हूं, और अभी तुम गुड्स रख लो, लेकिन अभी ये तुम्हारे नहीं हुए हैं, तुम रख लो पोजीशन में, जैसे ही तुम मुझे पूरा पैसा दे दोगे तब तुम्हारे हो जाएंगे ये। अब इसने पेमेंट पूरा नहीं करा और इसने सी को पहले ही भेज दिया, तो सी विल गेट वैलिड टाइटल, ठीक है। बी एक्चुअल ओनर नहीं था, क्यों, क्योंकि इसने बी ए को पूरा पेमेंट नहीं करा था, बी के पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन था, फिर भी सी को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। ये यही बोल रहा है कि ए एग्रीज टू सेल कार टू बी, ए ने बी को कार बेची और पोजीशन भी दे दिया कार का, लेकिन बोला कि ये कार मेरी रहेगी जब तक कि तू मेरे मुझे पूरा पेमेंट नहीं करते, भले ही तू अभी रख ले। बी ने क्या करा कि वो कार उठा के सी को बेच दी। सी ने गुड फेथ में खरीदी, मतलब पैसा दे के खरीदे, उसको नहीं पता था कि इसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, सी के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। अब ए की रेमेडी क्या है कि ए बी से रिकवर करे पैसा, गाड़ी गई, अब इसकी गाड़ी ये वापस सी से नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। स्टॉपेल, अगर ओनर अपने कंडक्ट से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे लगे कि जो एजेंट है वो ओनर है उन गुड्स का, जो कि एक्चुअल ओनर के गुड्स है, और उसको बिलीव करके अगर कोई गुड्स को खरीद लेता है, तो फिर एजेंट, फिर जो एक्चुअल ओनर है, जो ट्रू ओनर है, वो पीछे नहीं हट पाएगा। एग्जाम्पल समझिए, ए अलाउज बी टू डिस्प्ले गुड्स इन हिज शोरूम एज इफ दे बिलोंग टू बी।
बी का एक शोरूम है, ठीक है, उसमें वो ए के गुड्स को डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्लेइंग गुड्स ऑफ ए को ये बात पता है, फिर भी ए कुछ नहीं कर रहा। बाद में अगर ए ने बी ने ये गुड्स, जो कि शोरूम का ओनर है, अगर सी को बेच दिए तो ही विल गेट वैलिड टाइटल। समझे आप? बी का शोरूम है, उस शोरूम में वो ए के गुड्स को डिस्प्ले कर रहा है। ए को ये बात पता है कि बी उसके गुड्स को अपने शोरूम में डिस्प्ले कर रहा है, नॉलेज है उसके बाद, और ए फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर सी इसके बाद अगर बी वही वाले गुड्स सी को बेच देता है, तो फिर सी के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। बाकी हाँ, फिर ए बी से रिकवर कर लेगा, वो दूसरी बात है। सेल अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ की अथॉरिटी के अंदर सेल हुई है, तो जो भी गुड्स है उसका टाइटल पास हो जाएगा इरस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल ओनरशिप। अरे फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने अगर किसी कोई प्रॉपर्टी बेची है, लिक्विडेटर ने बेची है, ऑफिशियल रिसीवर ने बेची, ये भी ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, कोर्ट अपॉइंट करती है इनको प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। कोर्ट ऑफिसर्स को सीपीसी में अपॉइंट करती है, उनको बोलते हैं वो रिसीवर और लिक्विडेटर, ठीक है। तो यदि कोर्ट कोर्ट तो ओनर नहीं है, कोर्ट के पास अथॉरिटी भी नहीं है, बट लॉ की अथॉरिटी आ जाती है कोर्ट के पास, इसलिए अगर कोर्ट ने किसी गुड्स को दूसरे को बेचा तो वो वैलिड होगा, और जिसको भी बेचा उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा, ठीक है। गुड फेथ का हमने मतलब पहले ही समझ चुके हैं कि गुड फेथ का मतलब होता है कि बायर ऑनेस्टली एक्ट कर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है कि जिससे वो गुड्स खरीद रहा है उसके पास अथॉरिटी नहीं है या उसका टाइटल डिफेक्टिव है। एक केस लो है, ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट। हाँ, अब इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना पूरा का पूरा, सिंपल है वो पूरा, नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंक्लूजन में यही लिखना है कि ये जो प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल है, ये ट्रू ओनरशिप को प्रोटेक्ट करता है, और बोलता है कि जिसके पास टाइटल नहीं है वो अपने से अच्छा टाइटल किसी को पास नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि कॉमर्शियल नेसेसिटी है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, जो कि बोनाफाइड परचेसर जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरल रूल है वो ओनर को प्रोटेक्ट करता है, और जो एक्सेप्शन है वो बोनाफाइड परचेसर को, जो गुड फेथ में खरीदते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसको वापस से समराइज कर देते हैं पूरी वीडियो को। देखिए, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप दूसरे को वो चीज़ नहीं दे सकते। यदि आपके पास किसी गुड्स का टाइटल नहीं है, यदि आपके पास किसी गुड्स की ओनरशिप नहीं है, तो आप उस गुड्स का टाइटल या ओनरशिप किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये है जनरल रूल। यदि आपने कोई गाड़ी चोरी करी है और चोरी की गाड़ी आपने तीसरे पर्सन को बेच दी, और तीसरे पर्सन ने वो एक्चुअल प्राइस पे करके खरीदी आपसे, और उसको नहीं पता था कि गाड़ी चोरी की है, फिर भी वो गाड़ी जो परचेसर है उसको वापस देना पड़ेगी एक्चुअल ओनर को। ये है जनरल रूल। क्यों? क्योंकि गाड़ी मैंने आपको बेची, मैं चोर हूं, और क्योंकि मैं चोर हूं तो मैं, मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, मैं ओनर नहीं हूं गाड़ी का। तो क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं तो आप ओनर कैसे बनोगे? मैंने अगर आपको चोरी की गाड़ी बेची, मान लीजिए XYZ की गाड़ी मैंने चुरा कर आपको बेच दी, तो मेरे पास कोई ओनरशिप तो थी नहीं गाड़ी की, ना ही मेरे पास टाइटल था। तो मेरे पास ही नहीं है तो आपके पास कैसे जाएगा? है ना? ये जनरल रूल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर जो गाड़ी बेच रहा है वो ट्रू ओनर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, फिर भी उसने अगर बेच दी गाड़ी, तो सेलर, तो बायर के पास टाइटल आ जाएगा, बायर के पास ओनरशिप आ जाएगी। क्या क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन पहला ये कि मर्चेंटाइल एजेंट है, मतलब जो गाड़ी बेच रहा है वो अगर मर्चेंटाइल एजेंट है, मर्चेंटाइल एजेंट मतलब उसके पास अथॉरिटी है गुड्स को बेचने की, गुड्स को कंसाइन करने की। एग्जाम्पल है कार डीलर। और अगर वो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसने गुड फेथ में खरीदी है, तो उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा खरीदने वाले के पास। हाँ,
जो भी एक्चुअल ओनर को नुकसान हो रहा है वो मर्चेंटाइल एजेंट से रिकवर कर पाएगा। पहला इलस्ट्रेशन। दूसरा, बहुत सारे जॉइंट ओनर है, उनमें से एक ओनर ने सेल कर दी, उस ओनर के पास पोजीशन भी था और परमिशन से पोजीशन था, तो वैलिड टाइटल पास हो जाएगा। तीसरा, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के से गाड़ी किसी को मिली थी या गुड्स मिले थे, और बिफोर एग्रीड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाती, वो उस आदमी ने गुड्स दूसरे को बेच दिए, तो जिसको बेचे उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। सेलर ने गाड़ी बेच दी लेकिन पोजीशन नहीं ट्रांसफर करा, और फिर सेम टू सेम गाड़ी तीसरे आदमी को बेच दी, तो तीसरे आदमी के पास आ जाएगा, अगर वो बोनाफाइड परचेसर है तो टाइटल आ जाएगा। सेल बाय बायर इन पोजीशन। सेलर ने गाड़ी बायर को बेची, सिर्फ पोजीशन दिया, ओनरशिप नहीं दी, बोला कि जब तुम मुझे पूरा पेमेंट दे दोगे तभी ओनरशिप आएगी तुम्हारे पास, लेकिन जो बायर था उसने वो गाड़ी दूसरे को बेच दी। तो जब वो थर्ड पर्सन को जिसको गाड़ी मिली है उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। स्टॉपेल, ओनर अपने गुड्स को किसी और आदमी को उसके खुद के शोरूम पर शो करने के लिए अलाउ कर रहा है, उसको पता है, और जिसका शोरूम था उसने बिना परमिशन के गुड्स बेच दिए, तो अब जिसको बेचे हैं उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा। सेल बाय अथॉरिटी, कोर्ट ने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है या रिसीवर ने बेची है या लिक्विडेटर ने बेची है, तो जिसको भी बेची है उसके पास वैलिड टाइटल आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है कि इनके पास टाइटल है कि नहीं। ठीक है। कंक्लूजन में घुमा फिरा के ये लिखना है कि जो जनरल प्रिंसिपल है वो ओनर को बचाता है, वो बोलता है कि जिसके पास ट्रू टाइटल नहीं है या जिसके पास डिफेक्टिव टाइटल है वो अपने से बेटर टाइटल किसी को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पाँच छः छः कितने टोटल 7 एक्सेप्शंस है, हमने उनको एक एक करके पढ़ लिया है। बस इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपसे हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।